रात के करीब 12 बजे का वक्त था। गर्मियों की रातें थीं और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोचा शायद मेरा भाई ही होगा, क्योंकि घर में मेरे और भाई के अलावा कोई और नहीं था। मैंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही मैंने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वापस बिस्तर पर लेटने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से पहले से भी ज्यादा जोर की दस्तक हुई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए मैंने दोबारा दरवाजा खोला और वहां मेरा भाई खड़ा था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो मुझे आज कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। यह सच ऐसा है जो मेरी हर रात की नींद और हर दिन का सुकून छीन ले गया। इसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और मैंने नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों गर्मी का मौसम था और हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई राहुल मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राहुल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। राहुल कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और मेरे सर का दर्द भी कम हो गया था। मैं आंखें मूंद कर लेट गई और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। मुझे कोई भी होश नहीं था कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बज चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मम्मी और पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी। तभी मुझे चक्कर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा हो और अगर दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो शायद गिर जाती। खुद को संभालते हुए मैं फ्रेश होकर बाहर आई। देखा कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थकावट से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। राहुल ने देखा कि मैं थकी हुई हूँ तो तुरंत मम्मी से कहने लगा, मम्मी देखिए, अंजलि दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। वाकई में
मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर का खर्चा चलना मुश्किल था। साथ ही हमारी पढ़ाई का खर्च भी काफी था, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा। हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि पिछले कुछ हफ्तों से राहुल मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था। जब से मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिली थीं, तब से वह मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वह आकर मदद करने लगता। कभी कभी काम करते वक्त मुझे थकावट महसूस होती तो वह मुझे आराम से बिठाकर मेरा सिर दबा देता। जब मैं उसे मना करती तो वह हंसते हुए कहता, नहीं दीदी, तुम बहुत काम करती हो, अब मेरा हक बनता है कि तुम्हें सुकून दो। मैं उसे रोक नहीं पाती और चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो हुआ, उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या राहुल कभी ऐसा कर सकता था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वह बिस्तर के पास आ रहा हो और मैं सोते हुए भी महसूस कर सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे तुरंत झटका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे याद था कि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी। तो फिर वह कैसे खुला था? मैं चुपचाप उठकर दरवाजे को लॉक करने लगी। फिर से बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास आकर बैठा हो। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर अपना हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त राहुल भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसने भी सोफे पर तकिया रखा और मेरे पास में ही सो गया। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी ओर काफी देर तक ध्यान से देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सो रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने आप पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश था। मैंने उसको पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो कहने लगा, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो राहुल तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजलि दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपनी पढ़ाई करो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करो, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा।
वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। राहुल मुझसे 3 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे सिर की मालिश कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। तेल की हल्की हल्की महक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, ये तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक खास तेल है जो आपकी सुंदर जुल्फों को और भी चमकदार बनाएगा। आपके बालों की खास देखभाल के लिए ही लाया हूँ। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मालिश के दौरान कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। मेरी टांगों और हाथों में अजीब सा दर्द था, मानो घंटों तक मैं किसी भारी बोझ के नीचे रही हूं। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे और पंखा भी बंद था। कमरे में गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने चक्कर खाती हालत में बेड से नीचे कदम रखा, मगर पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैंने अपने भाई को देखा जो शांत और सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन यह सब क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए मैं बाथरूम पहुंची और फ्रेश होकर आई। आईने में अपनी हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे मैं पूरी रात सोने की बजाय किसी मेहनत वाले काम में जुटी रही हूं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई किसी से बातचीत कर रहा हो। घर में मेरे और राहुल के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? प्यास लगने के कारण मैं पहले किचन में पानी पीने गई, लेकिन तब तक आवाजें आनी बंद हो चुकी थीं। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे के पास पहुंची, राहुल बैठक से बाहर निकलता दिखा। उसके हाथों में कई नोटों के बंडल थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। उसने जैसे ही मुझे देखा चौंक गया। कहने लगा, दीदी आप उठ गईं। मैंने बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसके करीब जाकर पूछा, ये पैसे कहां से आए? वह हड़बड़ा गया और तुरंत उन्हें अपनी जेब में डालने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को बाहर निकाला और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वह घबरा गया और कहने लगा, प्लीज पापा को मत बताना। ये पैसे पापा के एक दोस्त ने पुराने कर्ज के रूप में लौटाए हैं। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें घर की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं है? मम्मी पापा दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम इन पैसों से मोबाइल खरीदने की सोच रहे हो। उसने शर्मिंदा होकर पैसे मुझे थमा दिए। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए। उस रात राहुल ने मुझसे एक भी बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब राहुल अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन साफ कर रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर राहुल को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, दीदी ये घर मेरा भी है और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये मेरे खास दोस्त हैं, आप उनके लिए खाना बना दें। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैंने मजबूर होकर खाना तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी राहुल की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे,
जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद मैंने राहुल से कड़े शब्दों में कहा, दोबारा तुम्हारे दोस्त इस घर में नजर न आए, नहीं तो मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। राहुल ने कुछ पल मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वो नहीं आएंगे, लेकिन आप मम्मी पापा को कुछ मत बताइए। मुझे राहुल की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी थी और आराम करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों पर किसी का हाथ था। मैं हड़बड़ाकर उठी और देखा कि राहुल मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने उससे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। राहुल के हाथों मसाज करवाने से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक पुरुषों की शर्ट और परफ्यूम रखा हुआ था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई, जैसे मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि जब भी मेरा भाई उस तेल से मेरे सर की मसाज करता था तो मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मुझे पास में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस राहुल की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और राहुल के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी राहुल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा कि अगले दिन वे मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे मम्मी पापा रोज की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं पेट से हूं। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? राहुल मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि वह मेरा सौतेला भाई है। वो माँ की दूसरी शादी से हुआ था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। राहुल मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। उसकी हरकतें मुझे परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में यही सवाल गूंज रहे थे कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट करके रख दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। उस दिन हमारे माता पिता घर पर नहीं थे। राहुल फिर से मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना सोऊं, लेकिन वह तेल इतना अजीब था कि मैं उसकी खुशबू से बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो माँ पापा घर लौट चुके थे। मैंने सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो कुछ मैंने देखा वह मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। राहुल मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे। फिर अपना काम पूरा करने के बाद वे राहुल को पैसे देते और चले जाते।
जब मुझे इस सच का पता चला तो मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं गुस्से में अपने कमरे से बाहर आई और राहुल का गिरेबान पकड़कर मैंने उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मेरी चीख सुनकर मम्मी पापा भी वहां आ गए। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगे, क्या हो गया है? तुम इसे क्यों मार रही हो? होश में हो? क्या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखते ही माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। राहुल ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी भी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, लेकिन जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वह घर से भाग गया और फिर कभी उस घर में वापस नहीं आया। इस हादसे को मेरे लिए भूल पाना तो दूर, इसे याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। भाई वही होता है जो आपके सगे खून का हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कुछ शैतानी सोच रखने वाले लोग हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कब किसी मासूम की इज्जत से खिलवाड़ करें। मेरी वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को यही गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों को कभी भी किसी अनजान मर्द के सहारे उन्हें अकेला न छोड़े और बेटियों की सिर्फ परवरिश मत कीजिए, उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक बनना सिखाइए। इस सारे मामले में आपको किसकी गलती लगती है? हमारे माँ बाप की, जिन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में हमारे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या फिर मेरी, जो अपने सौतेले भाई पर सरगे से भी ज्यादा भरोसा करती थी, या फिर इस समाज की, जो बेटियों को कमजोर और बेबस मानता है। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस पूरे मामले में आप किसे गलत मानते हैं। मैं अपनी कहानी आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि यह किसी और के लिए एक सीख बन सके। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हम सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और आप मानते हैं कि इसे सुनकर कोई और भी जागरूक हो सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं जो मनोरंजन के साथ एक संदेश भी दें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई कहानी समय पर मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की है। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी, लेकिन वो लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरे पति और ससुर जी थे। हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 45 से 50 साल की होगी, लेकिन वो काफी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफी समय हो गया था। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि कामनी, अब जो होना था वो हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था।
मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूंगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाती हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वो सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वो मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बनाकर दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच सोचकर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिए था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो? वह बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था बस। बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू कहो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें लाके ना दिया हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, जो भी बात है खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नजरों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। आपको पता है, एक औरत की कई जरूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वो चीज तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सामान हूँ, आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? ससुर जी बोले, देखो बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूँ।
और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तुम भी अकेले जिंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वो तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोचकर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं आज नहीं जा रही हूँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वो बोले, नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। उनकी आदत है कि जब वह घर पर रहते हैं तो वह खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे चाचा चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहाँ से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुँची तो शाम के 7 बज चुके थे। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया और वो नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वो सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वो सब बातें की और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ देर के बाद हमारे घर बच्चा भी हो गया और हमारी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है, क्योंकि ससुर जी ने मेरी हर कमी को पूरा कर दिया है। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, हम लोग अपने घर खुश हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।